नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तो आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। और अगर जो एक क्रम से आप अपने सिलेबस के अनुसार थियरी को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिक आपके सही होने लगते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि आप गलती क्यों कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स वहां पे उपलब्ध होगा। उस कोर्स को आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं, या अगर किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में आपको सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ एप्लीकेशन पे जोड़ना चाहते हैं, आप ईमानदारी से मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। हाँ, बताइए, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आपकी सही है। तो अगर जो आपने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो उन्होंने जो विकास सिद्धांत दिए थे तो उसमें कौन कौन आता है। तो इसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, जेएस मिल साहब आते हैं, जेबी से साहब आते हैं। ठीक है, क्लासिकल विकास सिद्धांत से संबंधित कौन कौन अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। तो एडम स्मिथ साहब आपके जुड़े हुए हैं, एडम स्मिथ साहब आपके जुड़े हैं, और रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से, ये सब के सब क्या है, ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। और विकास के सिद्धांत के संदर्भ में इन्होंने एक बात कही थी, और वो, हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी मजदूर को आप इतनी मजदूरी दीजिए कि उसकी मजदूरी जीवन निर्वाहन के बराबर हो। किसी मजदूर को, मतलब जो कार्य कर रहा है,
उसको आप इतनी मजदूरी दीजिए कि उसकी मजदूरी जीवन निर्वहन के बराबर हो। जीवन निर्वहन के बराबर हो। जीवन निर्वहन का मतलब ये होता है कि आप एक मजदूर को इतनी मजदूरी दीजिए कि उससे वो क्या कर सके, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि मौद्रिक मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर होती है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि अगर आप किसी मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं तो कम से कम आप उसे इतना मजदूरी दीजिए कि वो अपने जीवन का निर्वहन कर पाए, अर्थात एक मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में सामने लाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। खूबसूरत सा ये प्रश्न है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। अब अगर जो इस प्रश्न की थियरी आप पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि थियरी जरूर पढ़ा करिए। थियरी एप्लीकेशन पे निश्चित तौर पे पढ़ा करिए, क्योंकि अगर एक बार थियरी कंप्लीट हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में सामने लाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक दर। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में, अब बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है, समग्र निवेश क्या होता है, समग्र बचत क्या है, तो इसके लिए थियरी जरूर पढ़िए। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा संस्तुति की गई निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो अगर जो हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात करें, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को का क्या कहना था, इनका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। इनका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि आपके देश में उपलब्ध प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का अगर आप पूर्ण रूप से प्रयोग करके उत्पादकता को अधिकतम कर लेते हैं तो उसे ही कहा जाता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। बेरोजगारी एक असामान्य दशा होती है और अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी व्याप्त होती है और रोजगार के स्तर को बढ़ाने की जरूरत होती है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बात किसने कही थी, ये बात पीगू ने कहा था। ये बात किसने कहा था, पीगू ने कहा था। कभी कभी आप लोग के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन अर्थशास्त्री है जिसने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मौद्रिक मजदूरी में कटौती का नियम दिया या सिद्धांत दिया, तो वो थे आपके पीगू साहब। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे, उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है और किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाती है तो पीगू साहब कहते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी पड़ेगी। इससे एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए, थोड़ा आराम से करिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में अक्सर गलत होते हैं। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। ठीक है, तो ये जितना प्रश्न बड़ा दिख रहा है ना उससे बहुत आसान है। ये प्रश्न एक लाइन का है, ज्यादा का नहीं है। ठीक है, तो देखिए किन्स के अनुसार बचत और निवेश परिभाषाओं के अनुसार सदैव बराबर होते हैं, पर जब ये बराबर नहीं होते हैं तो असाम्य उत्पन्न हो जाता है।
इन दोनों कथनों में सामंजस्य किस प्रकार से बांधा जा सकता है? तो अब आपको बस और बस, अगर जो आपने किन्स को पढ़ा होगा तो किन्स ने क्या बोला था, किन्स ने ये कहा था कि देखिए भैया, जो लोगों की आय होती है ना, जो लोगों की इनकम होती है, वो किसके बराबर होती है? वो उपभोग प्लस बचत की होती है, उपभोग प्लस बचत के बराबर होती है। अर्थात मान लीजिए कि अगर जो आपकी इनकम 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 80 रुपए का आपने उपभोग कर लिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 20 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। और किन साहब कहते हैं कि ये जो बचत होगा ना, यही आपका निवेश होगा। निवेश जो होता है वो किसके बराबर होता है? बचत के बराबर होता है। निवेश किसके बराबर होता है? बचत के बराबर होता है। अर्थात I इज इक्वल टू एस होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है? एस होता है। और किन्स ने क्या कहा था कि Y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। Y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और S जो होता है वो किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। अर्थात I उपभोग प्लस बचत के बराबर होती है। जिसे हम आपसे कहें कि आपकी इनकम है, तो आपकी कितनी इनकम है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी, हम 80 रुपया उपभोग कर लेते हैं, 20 रुपया बचा लेते हैं, तो टोटल आपकी आय हो जाएगी ना। या हम आपसे ये कहें कि 100 रुपए आपकी आय है, उसमें से 80 रुपये आपने उपभोग कर लिया, तो बचत कितना हो जाएगा? 20 रुपए का हो जाएगा। और किन साहब यही बात कहते हैं कि जो बचत होता है वो निवेश के बराबर होता है। अर्थात एस इज इक्वल टू आई। अब आइए पढ़ लेते हैं। चलिए, कि प्रत्याशित या नियोजित बचत प्रत्याशित या नियोजित निवेश के बराबर होता है। यही बात तो मैं यहाँ पे आपको बताया था कि I इज इक्वल टू क्या होता है? S के बराबर होता है। जो निवेश होता है वो सेविंग अर्थात बचत के बराबर होता है। और बचत और निवेश आय में साम्य स्तर पर बराबर होते हैं। तो बात तो ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको बताया था कि जो आय होती है वो बचत और उपभोग के बराबर होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं? ठीक, ए बी सी। इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, थोड़ा मैं देख भी ले रहा हूं आपके उत्तर को। इसमें कोई ऑप्शन नंबर बी पे नहीं जाएगा क्या? सब डी जा रहे हैं। ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? ये सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो प्रभावी मांग की बात सर्वप्रथम जो किया गया था वो माल्थस के द्वारा किया गया था। और प्रभावी मांग को विकसित किसने किया था? प्रभावी मांग की अवधारणा को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो प्रभावी मांग की अवधारणा को विकसित किया गया था किन्स के द्वारा, विकसित किया गया था किन्स के द्वारा। और किन्स साहब के अनुसार प्रभावी मांग कहाँ पे होगा? प्रभावी मांग कहाँ पे होगा? प्रभावी मांग कहाँ पे होगा? तो प्रभावी मांग वहां होगा जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा। समग्र मांग किसके बराबर होगा? समग्र पूर्ति के, समग्र पूर्ति के। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, इस प्रकार के सेशन जो मैं आप लोगों को रोज कराता हूं, इसे जरूर ज्वाइन किया करिए। क्योंकि जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आप अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती हैं, वो चीजें गलत हो जाती है। तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? तो वो थे आपके माल्थस साहब। ऑप्शन नंबर बी। और प्रभावी मांग की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है आपके किन्स साहब को। और किन्स साहब के प्रभावी मांग का मतलब ये होता है कि जहां पे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किन्स के सिद्धांत में प्रभावी मांग वहां होगा? अभी मैं बता रहा था यही बात आपको।
किन्स के सिद्धांत में प्रभावी मांग कहाँ होगा? क्या होगा उत्तर भाई? चलिए बताइए। शुभांकर कश्यप जी, अंजू कुमारी जी, अक्षय गौरी जी, सर्वेश जी, सुनीता गुप्ता जी, तस्नीम खान जी, इंदु मिश्रा जी, मंजुला शर्मा जी, नौशाद अली जी, भगवंती जी, सुनीता शर्मा जी, रवि कुमार सिन्हा जी। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। रिंकू जी, सुनीता शर्मा जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि किन्स ने क्या कहा था कि प्रभावी मांग कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले तो प्रभावी मांग की जरूरत क्या होगी? ठीक है, ठीक है। तो किन्स ने कहा था, देखिए किन्स ने क्या कहा था, किन्स ने ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभावी मांग को बढ़ाना पड़ेगा। प्रभावी मांग को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रभावी मांग कहाँ पे होगा? जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, अर्थव्यवस्था का समग्र मांग, समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि जहां मांग कीमत तथा सकल पूर्ति कीमत परस्पर बराबर होते हैं। सो किन्स के सिद्धांत में प्रभावी मांग वहां होगा जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा, अर्थात जहां सकल मांग कीमत तथा सकल पूर्ति कीमत परस्पर आपस में बराबर होंगे। अगला प्रश्न है कि वास्तविक मजदूरी पद लागू होता है। वास्तविक मजदूरी क्या होता है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दो बातें यहां पे बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। एक तो समझ लीजिएगा कि मौद्रिक मजदूरी क्या होती है। पहले समझिएगा कि मौद्रिक मजदूरी क्या होती है। मौद्रिक मजदूरी, और दूसरा आप समझिएगा वास्तविक मजदूरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वास्तविक मजदूरी, तो देखिए मौद्रिक मजदूरी का मतलब ये होता है कि जो नगद आप प्राप्त कर रहे हैं वो मुद्रा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, और कोई सेवा दे रहे हैं तो उसके एवज में आपको मुद्रा प्राप्त हो रहा है। जैसे गांव में कोई लेबर है या शहर में कोई लेबर है, तो जब उससे दिन भर आप काम करवाते हैं तो उसे आप कहते हैं कि भैया हम आपको 500 रुपये मजदूरी देंगे। तो अगर जो आप 500 रुपये दे रहे हैं तो 500 रुपये उसकी क्या हो गई? मौद्रिक मजदूरी हो गई। लेकिन अब वास्तविक मजदूरी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ये 500 रुपये आप किस रूप में दे रहे हैं? नगद के रूप में दे रहे हैं। और वास्तविक मजदूरी का मतलब ये होता है कि आप नगद भी दें, अर्थात पैसा भी दें, और प्लस उसे अन्य सुविधा भी दें। अन्य सुविधा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने बचपन में या देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर जब घर पे आते थे तो घर वाले कहते थे कि ठीक है, हम आपको पैसा भी दे देंगे और हम आपको चावल दे देंगे, या हम आपको गेहूं दे देंगे, या हम आपको पुराना कपड़ा दे देंगे, या हम आपको लोहा दे देंगे। तो ये क्या हो गया? ये वास्तविक मजदूरी ही है। कि वास्तविक मजदूरी का मतलब ये होता है कि जो नगद के रूप में आप प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपये आप प्राप्त कर रहे हैं, और प्लस अन्य सुविधाएं, मान लीजिए कि आपको कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, या आपको आपकी कंपनी रहने की व्यवस्था दे रही है, तो अन्य सुविधाएं जितनी भी हैं वो वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत आ जाएंगी। और मौद्रिक मजदूरी क्या होती है? ऐसी मजदूरी जो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दोनों बातों को समझ लीजिएगा, बार बार आप लोगों के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौद्रिक मजदूरी क्या होती है, वास्तविक मजदूरी क्या होती है। तो मौद्रिक मजदूरी का मतलब जब आपको केवल और केवल मजदूरी के रूप में मुद्रा मिले, और वास्तविक मजदूरी का मतलब ये होता है कि मुद्रा भी मिले और साथ साथ उसके साथ अन्य सुविधाएं भी आपको मिले। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, किन्स के रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज दर के सापेक्ष कैसा मानता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज की दर के सापेक्ष कैसा मानता है। और देखिए
जब सेशन खत्म हो जाता है तो सेशन को 1-2 बार और जरूर देखा करिए, रिवीजन किया करिए, है ना। बार बार रिवीजन करने से चीजें और बेहतर होती चली जाती हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज के सापेक्ष कैसा मानता है? ठीक है, ठीक है। तो कीन्स साहब क्या बोलते हैं भाई? तो कीन्स ने क्या कहा था? कीन्स ने कहा था कि ब्याज और बचत, कीन्स ने क्या कहा था कि बचत और निवेश आय पर निर्भर करता है। कीन्स ने क्या बोला था? कीन्स ने यही तो कहा था ना कि जो बचत होता है, देखिए कीन्स ने क्या कहा था कि जो आपकी आय होती है वो किसके बराबर होती है? वो आपके उपभोग और प्लस बचत के होती है, उपभोग प्लस बचत के होती है। और ये जो बचत होता है ना वो किसके बराबर होता है? निवेश के बराबर, निवेश के बराबर होता है। तो कीन्स साहब ब्याज दर की कहीं कोई बात ही नहीं करते हैं। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज के दर सापेक्ष कैसा मानता है? बेलोच मानता है। अर्थात कीन्स ने कहा था कि आय जो होता है वो उपभोग और बचत के बराबर होता है और बचत जो होता है वो निवेश के बराबर होता है। अर्थात निवेश में या बचत में ब्याज का कोई असर नहीं होता है। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? कोई बताएगा? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि बचत व विनियोग ब्याज दर का फलन होता है। ठीक है, बचत व विनियोग ब्याज दर का फलन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों आपके पेपर में बार बार अलग अलग जगहों पे पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज दर के सापेक्ष बेलोच मानता है, क्योंकि कीन्स का ये कहना था कि जो आपका निवेश होगा अर्थात जो आपका विनियोग होगा वो केवल और केवल बचत पे ही डिपेंड करेगा, अन्य किसी भी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना था कि जो बचत और विनियोग होगा वो ब्याज दर से प्रभावित होगा। ब्याज की दर ऊंची होगी तो कम बचत होगा तो आप कम विनियोग करेंगे, और ब्याज की दर नीची होगी तो बचत ज्यादा होगा, ज्यादा बचत होगा तो विनियोग आप ज्यादा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर कीन्स निम्न में से किसे अच्छा नहीं मानते थे? ये तो आसान सा प्रश्न है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। कीन्स साहब किसको अच्छा नहीं मानते? बताइए, निम्नलिखित में से कीन्स किसको अच्छा नहीं मानते? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीन्स साहब देखिए, अब यहाँ पे अगर जो कीन्स की बात आ ही जाती है तो कीन्स साहब अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि ऐसी बेरोजगारी जहां पे बेरोजगार लोग प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हों लेकिन फिर भी कार्य न मिले, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको है ना कि सरकार हमें अगर जो सैलरी देगी तो हम आजीवन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी बोलेंगे। और इसी की बात कीन्स साहब करते हैं। और दूसरा होता है आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? आप अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। जैसे बिहार में देखा जाए या उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुछ कुछ जगह अभी भी ऐसे पाए जाते हैं जहाँ के लोग ये प्रीफर करते हैं कि घर में भोजन करें, घर में पड़े रहें, टीवी देखें, गांव के लोगों के साथ खेलें, ठीक है, पुलिया पे बैठे खूब मजे करें, उनको काम करने से कोई मतलब नहीं है। उनका ये है कि हमको काम ही नहीं करना। या पहले आपने सुना भी होगा कि सरकार लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी देती थी लेकिन लोग क्या करते थे? नौकरी लेने नहीं जाते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है?
क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी आपकी जेबी से साहब के द्वारा, जेबी से के द्वारा। और ये जेबी से साहब के द्वारा ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी 1803 में। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं डी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेबी से साहब हैं। और ये कब लिखा गया था? 1803 में लिखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? अब देखिए, किन्स के रोजगार सिद्धांत को पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो अगर जो आपने किन्स को पढ़ा होगा, एक बात बताइएगा कि किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकाल से संबंधित है कि दीर्घकाल से संबंधित है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग यहाँ पे जुड़े। ठीक है, फिर इनकी मान्यताओं को थोड़ा रिमेंबर करिए, कौन कौन सी मान्यता थी। तो सबसे पहली मान्यता तो आपको पता होगी कि इन्होंने कहा था कि बंद अर्थव्यवस्था है। इन्होंने किसकी बात की थी? बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी, अर्थात एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सरकार की भूमिका को बताया, कहा कि भैया अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो उसमें सरकार की जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने अनैच्छिक बेरोजगारी की बात की थी। अभी जो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था, अनैच्छिक बेरोजगारी की बात की थी, अनैच्छिक बेरोजगारी की बात की थी। फिर इन्होंने क्या कहा था कि सामान्य कीमत स्तर पे पूर्ण रोजगार स्थिर रहता है और ब्याज की दर और मजदूरी की दर को भी इन्होंने स्थिर माना था। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था में क्या बोल रहे? सी बोल रहे ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि किन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, नहीं भैया, ये अपूर्ण प्रतियोगिता पे आधारित नहीं है, ये पूर्ण प्रतियोगिता पे आधारित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। ये अल्प अवधि से संबंधित है। ये जो थियरी है वो किससे संबंधित है? अल्प अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है? अब से का बाजार नियम अगर जो आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि से ने क्या बोला? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, सृजन स्वयं करती। ठीक है, ये किसने कहा था? ये बात कही गई थी जेबी से साहब के द्वारा। और किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने कहा था कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करता है। ठीक है, ये दोनों बातें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना? ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब जेबी से साहब आते हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, पहले पूर्ति होगी अर्थात उत्पादन होगा, फिर मांग होगा। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की हर जगह आलोचना करते हैं, और यहाँ पे भी किन्स साहब आलोचना कहते हैं नहीं भैया, पहले पूर्ति नहीं होगा, पहले टीवी आया कि टीवी स्टैंड आया, पहले टीवी आया कि टीवी स्टैंड आया। तो आप कहेंगे कि सर जी पहले टेलीविजन आया, और तब लोगों को पता चला कि भैया टेलीविजन स्टैंड भी रहेगा तो अच्छा होगा, तब टेलीविजन स्टैंड की मांग हुई। तो किन्स ने जो बात कही वो ज्यादा तर्क संगत है कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, अर्थात जब उपभोक्ता को किसी वस्तु की मांग होती है तब उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इसकी मान्यता पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं खुली अर्थव्यवस्था से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। जेबी से साहब का बाजार का जो नियम है ये खुली अर्थव्यवस्था से नहीं संबंधित है, जब बल्कि बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब एक अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करती है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं।
और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब कोई देश किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार से कोई भी वित्तीय संबंध नहीं रखता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा बहुत इनकी मान्यता को रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहली मान्यता इनकी क्या थी कि अर्थव्यवस्था बाजार तंत्र के स्वतंत्र क्रियाशील पर आधारित है। पूर्ण रोजगार की इन्होंने स्थिति बताई, अर्थव्यवस्था बंद है और सरकार का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्वरक गुणांक व्यक्त किया जा सकता है। त्वरक गुणांक कैसे व्यक्त किया जाएगा बताइए भाई। त्वरक गुणांक व्यक्त किया जाएगा, किस तरीके से त्वरक गुणांक को व्यक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो अब फिर वही बात याद आनी चाहिए। एक प्रश्न आपके पेपर में आता है कि त्वरक की अवधारणा, त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? आपके पेपर में पूछा जाता है कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम अफ्तेलियन ने दिया था, अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जेबी क्लार्क को जाता है, जेबी क्लार्क को जाता है। ठीक है, त्वरक क्या बताता है? त्वरक का सिद्धांत क्या बताता है? त्वरक क्या बताता है? तो त्वरक उपभोग में परिवर्तनों का निवेश पे पड़ने वाले प्रभाव को बताता है, अर्थात उपभोग व निवेश और उपभोग व निवेश के प्रभाव को बताता है, प्रभाव को। जैसे अब देखिए आसान सी बात है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में उपभोग का स्तर बढ़ेगा तो उपभोग का स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मांग बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ रही है तो भैया पूर्ति भी तो किया जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में निवेश का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ बात ये भी ठीक हो जाएगी कि अगर जो अर्थव्यवस्था में उपभोग का स्तर कम हो रहा है, अर्थात लोग अब वस्तुओं की मांग कम कर रहे हैं, तो जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा, अर्थात निवेश कम कर देगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे कि सर जी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्वरक गुणांक व्यक्त किया जा सकता है तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी से। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन ने दिया था। त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? जेबी क्लार्क ने विकसित किया था। त्वरक हमें बताता क्या है? त्वरक हमें बताता क्या है? तो उपभोग का निवेश पे पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है कि जब उपभोग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि निवेश बढ़ेगा, अगर जो उपभोग में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि निवेश में कमी आएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला है, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अब एक प्रश्न आप लोगों के पेपर में यहां से भी पूछा जाता है। ये जो पहला प्रश्न, जस्ट एक प्रश्न जो मैंने पहले बताया है गुणक वाला, सॉरी त्वरक वाला, और ये गुणक वाला, कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर आप उठाएंगे ना तो यहाँ से एक दो प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार बता दूंगा, आपको पूरी जिंदगी भर ये याद रहेगा, बस थोड़ा सा दिमाग को खोले रखिए और कान को भी खोले रखिए, मेरे शब्दों को सुन लीजिए अच्छे से। अब इस प्रश्न की बात करें तो अब यहाँ पे फिर उसी तरीके से आपको याद आना चाहिए, वहां पे त्वरक की बात हो रही थी तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन ने दिया था, त्वरक की अवधारणा को विकसित किया था जेबी क्लार्क ने। त्वरक उपभोग और निवेश में प्रभाव को बताता है, उसी तरीके से अब गुणक देख लीजिए, गुणक क्या होता है। ठीक है, तो गुणक की अवधारणा भी सर्वप्रथम किसने दिया था? गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया था, आरएफ कोहन के द्वारा। और रोजगार गुणक क्या होगा? रोजगार गुणक
के अंतर्गत आरएफ कौन साहब कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पे रोजगार में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुने की वृद्धि आ जाती है। तो ये है रोजगार गुणक। उसके बाद गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय निवेश गुणक के रूप में निवेश गुणक के रूप में किसको जाता है? तो निवेश गुणक के रूप में किन्स को जाता है। और किन्स साहब क्या कहते हैं कि निवेश गुणक क्या है? तो अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक स्टेज में जब निवेश बढ़ाया जाता है तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ता है उसके कई गुना तेजी से वृद्धि राष्ट्रीय आय में होती है। तो यहाँ पे रोजगार गुणक की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी आरएफ कॉहन। फिर अगर जो गुणक की बात होगी तो K इज इक्वल टू 1/MPS याद आना चाहिए, या तो यहाँ से फार्मूले में रख के आपको एक प्रश्न दे देता है, या K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। ये दो स्लाइड मैंने आपको बताया, इसमें से दो प्रश्न कम से एक से दो प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन त्वरक सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो त्वरक से नहीं जुड़ा हुआ है? बताइए भाई, इसमें से कौन ऐसा है जो त्वरक से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए, त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑफ्थेलियन ने दिया था। विकसित किसने किया था? जेबी क्लार्क ने किया था। किन्स साहब तो गुणक से संबंधित है ना, ये निवेश गुणक की बात करते हैं ना किन्स साहब निवेश गुणक की बात करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि थियरी की क्लास जरूर पढ़ा करिए। इकोनॉमिक्स के अलग अलग क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल रहे हैं। हर परीक्षाओं के लिए बैच आपको मिल जाएगा। बस इत्मीनान से आप वहां पे जाइए, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं ठीक से फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। विश्वास मानिए, आप अगर जो मेहनत करेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि मेरे द्वारा 365 दिन क्लास ली जाती है, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम में क्लास लेता ही रहता हूँ, तब तक लेता रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। कंप्लीट सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको हैंड राइटिंग मैं खुद का लिखा हुआ नोट्स भी दे रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स भी दे रहा हूँ। नोट्स को कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे रोज पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, ज्यादा टेस्ट मत दीजिए। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं कि वो रोज टेस्ट देने लगते हैं। सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए, लेकिन जितने भी टेस्ट में प्रश्न को आप अटेम्प्ट किए हैं उसका एनालिसिस करिए कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, किस यूनिट का प्रश्न है, क्या ये मुद्रा एवं बैंकिंग का है, या भारतीय अर्थव्यवस्था का है, या ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है, या समष्टि अर्थशास्त्र। फिर उसको पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। केवल और केवल 1 टाइम आपको फीस सबमिट करनी है, इसके बाद आपको कभी दोबारा आपको फीस सबमिट करना नहीं होगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई इस प्रश्न की? अगर जो हम लोग बात करें तो क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो व्यापार चक्र गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रियाओं के कारण सृजन होता है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कही गई थी वो सैमुअल्सन के द्वारा कहा गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गुणक, अभी मैंने बताया गुणक के बारे में सविस्तार से, अभी मैंने आपको बताया त्वरक के बारे में सविस्तार से, और ये इनका किससे संबंध है? इसका निवेश और उपभोग से ही तो संबंध है ना। तो जब निवेश और उपभोग से संबंध है तो जाहिर सी बात है कि व्यापार भी तो निवेश और उपभोग पे ही निर्भर करता है ना। अगर जो निवेश बढ़ेगा
तो व्यापार में तेजी आएगी, और अगर जो निवेश कम होगा तो व्यापार में मंदी आएगी। सो इजी सी बात है, ये बात से निल्सन ने कही थी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निवेश गुणक का वह अनुपात है। चलिए बताइए, निवेश गुणक का वह अनुपात है। क्या बोल रहे हैं? अभी मैंने बताया, ठीक है, कि निवेश गुणक की अवधारणा किसने दिया था, किन्स ने दिया था, और क्या बोला था कि जब आरंभिक दौर में निवेश बढ़ाया जाएगा तो इसके कारण भविष्य में चल करके आय में कई गुने की वृद्धि होगी। ठीक है, सो जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं यही बात बता रहा था ना आप लोगों को एक दो प्रश्न पहले, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार गुणक का मान अधिक होगा जब। विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है। विदेशी व्यापार गुणक का मान अधिक होगा जब, कब होगा भाई? विदेशी व्यापार गुणक को एक और नाम से जानते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में प्रश्न आता है। इसे हम लोग निर्यात गुणक भी कहा जाता है, इसे निर्यात गुणक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी विदेशी व्यापार गुणक की जगह पे निर्यात गुणक दे देता है। ठीक है, ठीक है, तो विदेशी व्यापार गुणक या निर्यात गुणक का मतलब ये होता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होगी। ठीक है, तो विदेशी व्यापार गुणक या निर्यात गुणक हमें ये बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितना गुना वृद्धि होगा। निर्यात में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में कितना गुना वृद्धि होगा, कितना गुना वृद्धि होगा। अर्थात इसे लिखते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं जितने लोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा कि निर्यातों में वृद्धि से होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विदेशी व्यापार गुणक को हम और एक नाम से जानते हैं जिसे निर्यात गुणक कहा जाता है, और विदेशी व्यापार गुणक या निर्यात गुणक हमें ये बताता है कि निर्यातों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में कितना गुना वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, विदेशी व्यापार गुणक के एफ किसके बराबर होता है? अभी मैंने लिखा था ये बात, लेकिन चलिए आप भी बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या होता है? आय में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि का ही तो अनुपात होता है ना। सो अभी तो बताया था, आय में वृद्धि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई क्या हो रहा है? डेल्टा वाई क्या है? आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, और डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है निर्यात में वृद्धि, निर्यात वृद्धि अभी बताया था। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक व्यय में विस्थापन प्रभाव की अवधारणा दी? क्या उत्तर आ रहे बताइए? विस्थापन प्रभाव, संकेंद्रण प्रभाव की बात किसने किया था? सभी लोगों को जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, विस्थापन प्रभाव की जो बात करते हैं वो वैगनर साहब करते हैं।
कौन करते हैं? वैगनर साहब करते हैं। ठीक है, बी कोई नहीं बोलेगा। ठीक, तो जितने भी सी बोल रहे हैं सबकी बात ठीक है। चलिए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर दूं। वैगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कमेंट करके सभी लोग बताइए। तो वाइजमैन और पिकाक ने ये कहा था, ध्यान से समझिएगा, कि विस्थापन प्रभाव का मतलब सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया गया था वो वाइजमैन और पिकाक के द्वारा दिया गया था। और इसके अंतर्गत वाइजमैन और पिकाक ने ये कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट उत्पन्न होता है, जैसे महामारी आती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो सरकार होती है ना, वो सरकार क्या करती है कि कर की दर को भी बढ़ा देती है और सरकार के व्यय को भी बढ़ा देती है। सरकार कर जनता से ज्यादा कर वसूल करती है और जनता पे सरकार ज्यादा व्यय करती है। लेकिन जब आपात की स्थिति खत्म हो जाती है, आपात की स्थिति जब खत्म हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कर की दर और सार्वजनिक व्यय में कमी नहीं आती है। अर्थात एक बार जब सरकार सार्वजनिक व्यय में और कर की दरों में वृद्धि कर देती है, तो पुराना वाला जो दर था, अब वो दोबारा कभी नहीं लौट के आएगा। अर्थात कर की दर और सार्वजनिक व्यय एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो गया है, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन प्रभाव बोलेंगे। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन प्रभाव बोलेंगे। तो विस्थापन प्रभाव वाइजमैन और पिकाक के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि जब आपात की स्थिति में सरकार नए कर की दर में वृद्धि करती है और अपने व्यय को बढ़ाती है, तो एक बार जब स्थिति पुनः सही हो जाती है तो भी सरकार कर की दर और व्यय को नीचे नहीं लाती है। तो ये क्या हो रहा है? कर की दर और सार्वजनिक व्यय एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो जा रहा है। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, क्राउडिंग आउट प्रभाव को परिभाषित किया जा सकता है। यह भी आसान सा प्रश्न है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब सरकार अपने व्यय में वृद्धि करता है ना, देखिए सरकार जब, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकार जब अपने व्यय में वृद्धि करता है, सरकार क्या करता है? अपने व्यय को बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या चाहिए? पैसा भी तो चाहिए। सरकार अगर 50,000 करोड़ आपकी अर्थव्यवस्था में डालना चाहता है, तो उसके लिए आपको सरकार के पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो सरकार आय अर्जित करने के लिए क्या करेगा? कर की दर को बढ़ा देगा। कर की दर को बढ़ा देगा। कर अर्थात वो अब टैक्स ज्यादा लेगा, कर की दर को बढ़ा देगा। और जब कर की दर बढ़ जाएगी तो जो आम जनता होगी, आम जनता, तो अब वो जब ज्यादा कर देगी, तो ऐसी स्थिति में उसकी बचत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब उसकी बचत कम हो जाएगी तो उसका निवेश कम हो जाएगा। तो यही बात बताता है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट, अर्थात सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निजी व्यय में कमी आ जाना। सो एक लाइन में बता रहा हूं, पूरी जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा, बस ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकार जब अपने व्यय में वृद्धि करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार जब खूब ज्यादा पैसा खर्चा करती है, तो सरकार को पैसे की जरूरत होगी ना, तभी तो सरकार खर्च करेगी। सरकार के पास कोई अपना पैसा थोड़ी होता है, वो हम ही और आप लोगों का पैसा सरकार के पास जाता है और फिर सरकार ये पैसा समाज में खर्च करती है। तो जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे और आय अर्जित करने की जरूरत होती है। तो जब उसे और आय अर्जित करने की जरूरत होती है तो वो कर की दर को बढ़ा देता है। और जब कर की दर को बढ़ा देता है तो आम जनता अब पहले से ज्यादा टैक्स देती है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता की बचत कम हो जाती है, और जब आम जनता की बचत कम हो जाती है तो आम जनता का निवेश कम हो जाता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट यही बताता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निजी व्यय में कमी आ जाना। अगला प्रश्न, कराभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? बताइए भाई। तस्नीम खान जी, ममता शर्मा जी, रूपा जी,
रंजू जी, इंदु मिश्रा जी, संजय कुमार जी, सुनीता गुप्ता जी, सवरमीत कौर जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, नौशाद अली जी, राजेश कुमार जी, रोशनी जी, नैना यादव जी, मंजुला शर्मा जी, राम नारायण जी, सर्वेश कुमार जी, भगवंती जी, राजन जी। सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रसरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट करके बताइए भाई, इतने सारे लोग जुड़े हैं, कमेंट करके बताइए प्रसरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो कैनाड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कैनाड के द्वारा दिया गया था। कैनाड साहब ने अपने प्रसरण सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया था? तो उन्होंने ये बताया था कि जब कोई कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जब कोई कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है तो ये कर दीर्घकाल में स्वतः ही पूरी अर्थव्यवस्था में समान रूप से बंट जाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जीएसटी लगाया, ठीक है, तो जब सरकार ने जीएसटी लगा दिया तो जीएसटी का तो प्रभाव छोटे व्यक्ति पे भी पड़ेगा, गरीब व्यक्ति पे भी पड़ेगा, अमीर व्यक्ति पे भी पड़ेगा, मिडिल क्लास पे भी पड़ेगा। तो यही बात प्रसरण सिद्धांत के अंतर्गत कैनाड साहब बताते हैं कि देखिए भैया, अगर जो सरकार किसी भी प्रकार का कर लगाता है तो इससे सबसे पहले धनी वर्ग प्रभावित होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा कर क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था में स्वतः ही प्रसारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है ये। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निजी निवेश में कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? क्षतिपूरक व्यय का प्रयोग करती है। क्षतिपूरक व्यय का मतलब क्या होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है। सरकार क्या करती है? क्षतिपूरक व्यय का मतलब क्या होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है ताकि क्या हो सके, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ सके, मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ सके। और जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो इससे क्या देखने को मिलेगा? इससे क्या देखने को मिलेगा? लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। जब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, और जब लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक उत्पादक वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ा देगा। अर्थात एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगी, जिससे देश में उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और इससे देश क्या करेगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। इससे देश क्या करेगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। और ऐसा कब देखने को मिलता है? मंदी की स्थिति में। और मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का स्तर जो है वो न्यूनतम है, अर्थात वस्तुओं की मांग भी नहीं हो रही है और उत्पादन भी नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा कि सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पे डाल्टन ने विभाजित किया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। 4 प्रकार से। वो कौन कौन से थे? तो पहला था आपका प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय, प्रतिगामी व्यय। तो प्रतिगामी व्यय का मतलब क्या होता है? प्रतिगामी व्यय का मतलब ये होता है कि कम आय वर्ग को कम लाभ
तथा अधिक आय वर्ग को अधिक लाभ मिले। मतलब सरकार के ऐसे व्यय जब जिनकी आय कम है, सरकार अगर जो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का व्यय करे कि जो गरीब है उन्हें कम लाभ मिले और जो अमीर है उसे ज्यादा लाभ मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिगामी व्यय बोलेंगे। अर्थात गरीब को क्या हो रहा है? गरीब को कम लाभ मिल रहा है और अमीर को क्या मिल रहा है? अमीर को ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो प्रतिगामी व्यय का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा किया गया ऐसा व्यय जिससे गरीब को कम लाभ मिल रहा है लेकिन अमीर को ज्यादा लाभ मिल रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है अनुपातिक व्यय। अनुपातिक व्यय, तो अनुपातिक व्यय क्या होता है? तो अनुपातिक व्यय का मतलब ये होता है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिलता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, समान आय, ठीक है, मतलब समान लाभ मिले। सरकार जब अर्थव्यवस्था में व्यय करती है और उससे अमीर भी उतना ही लाभान्वित होता है जितना लाभान्वित गरीब होता है, तो ऐसी स्थिति में इसे अनुपातिक, सरकार का अनुपातिक व्यय कहा जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय, प्रगतिशील व्यय, तो प्रगतिशील व्यय में क्या होता है कि इसमें गरीब को लाभ ज्यादा मिलता है और अमीर को लाभ कम मिलता है। सॉरी, ये 4 नहीं 3, ठीक है, 3 प्रकार है, मैं 4 बोल दिया, 3 ही प्रकार है। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अभिकथन पिकाक वाइजमैन के सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। यहाँ विस्थापन प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो अभी तो कुछ देर पहले हम इस प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे आपसे, बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि वाइजमैन और पिकाक ने क्या कहा था। वाइजमैन और पिकाक ने ये कहा था कि देखिए भैया, जो इन्होंने लोक व्यय के सिद्धांत को दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में कोई आपात की स्थिति आती है तो सरकार अगर जो एक बार कर की दर और सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देती है तो फिर ये दोबारा वापस नहीं आता है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरकार को निरीक्षण करने का भी मौका मिल जाता है कि भैया हमें अर्थव्यवस्था में कितनी कर की दर हमें प्राप्त करने की जरूरत है और कितना व्यय करने की जरूरत है। तो पिकाक वाइजमैन के सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, देयर इज नो डाउट। और यह सिद्धांत विस्थापन प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव पे आधारित है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किन्स की सट्टा मांग को जैसा कि किन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। चलिए भैया, किन्स की सट्टा मांग बताइए। ऑप्शन नंबर है ना। और देखिए, जिंदगी में अगर जो खुशी चाहिए, जिंदगी में अगर जो सफलता चाहिए, तो आप जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बजाय आपको थोड़ी सी कुछ अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए ये कर दे, दूसरा व्यक्ति मेरे लिए वो कर दे, लेकिन पूरी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा कि दूसरे की वजह से आप जिंदगी में अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त करें दीर्घ काल तक। कोई आपको अल्पकालिक खुशी दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक खुशी कोई नहीं दे सकता है। तो दीर्घकालिक खुशी प्राप्त करनी है तो केवल और केवल आपको क्या करना होगा? अपने ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर मेहनत करना होगा। थोड़ा सा धैर्य बना करके, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करके आप जिंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे पैसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते दृढ़ निश्चय की जरूरत है। दृढ़ निश्चय की जरूरत है। ये नहीं कि यार 10 मिनट पढ़ लिए, 20 मिनट पढ़ लिए, आज पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिंदगी कोई सरप्राइज नहीं देती है। अगर जो आपको सिलेक्शन मिलने वाला होगा तो आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, आप प्रयास कितना कर रहे हैं। आप जितना प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा जब आपको लगेगा कि अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए जिंदगी में, अगर जो दीर्घकालिक खुशी चाहते हैं। बाकी अल्पकाल के लिए तो चीजें चलती रहती।
क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो किसी भी इंसान से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, जो भी आपकी जिंदगी में अच्छा होगा वो खुद और खुद आप ही कर सकते हैं, आपके लिए और कोई भी इंसान जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकता। वो आप हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, दूसरा कोई आपकी जिंदगी को बदलने नहीं आएगा। बाकी एक्सक्यूज देते रहिए कि हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास वो समस्या है, हमारा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो जो लोग भी ऐसा रोना रोते हैं, आप देख लीजिए, आपसे भी बुरी स्थिति में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। तो सफलता प्राप्त करनी है तो उसका कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, करना है तो करना है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? कि मुद्रा की सट्टा मांग को, जैसा कि किन्स के द्वारा वर्णित है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि L2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किन्स ने कहा था कि मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर का घटता हुआ फलन होता है। मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर का घटता हुआ फलन है, अर्थात जितनी अधिक ब्याज दर होगी उतना कम मुद्रा की सट्टा मांग होगी। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इसमें से कौन सा कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि MB इज इक्वल टू PT की बात फिशर साहब करते हैं और ये मुद्रा परिमाण का प्रतिष्ठित सिद्धांत है। तो ये कैम्ब्रिज दृष्टिकोण थोड़ी है, ये कैम्ब्रिज दृष्टिकोण नहीं है ना, ये मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है फिशर साहब का, ठीक है, ये फिशर साहब का है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। चलिए भाई सुमेलित कर दीजिए। अब आप कोई भी पेपर उठाएंगे, एक प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिलेगा, डायरेक्टली देखने को मिल ही जाता है। चलिए क्या उत्तर है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए सर। मार्शल ने क्या बोला था? KY/M, अर्थात A का 4 होगा ना। मार्शल ने क्या बोला था? P इज इक्वल टू KY/M। पीहू ने क्या बोला था? K इज इक्वल टू KR/M। रॉबर्टसन ने क्या बोला था? रॉबर्टसन ने क्या बोला था? M इज इक्वल टू PKT। और किन्स ने N इज इक्वल टू PK। ठीक है, सो आई होप कि आप सुमेलित कर पा रहे होंगे। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आप अगर जो थियरी नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़िए। थियरी पढ़ेंगे निश्चित तौर पे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, नई थियरी पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक फिशर का विनिमय समीकरण है। तो अगर जो हम लोग फिशर की बात करें, प्रश्न पूछा जाता है कि फिशर का मूल समीकरण क्या है। तो फिशर का जो मूल समीकरण है, फिशर का मूल समीकरण है MB इज इक्वल टू PT। MB इज इक्वल टू PT क्या बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी। कीमत स्तर में कितने की वृद्धि होगी? 2 गुने की वृद्धि होगी। और मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा का जो मूल्य होगा उसमें आधे की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। उसके बाद फिशर साहब के संशोधित समीकरण को पूछा जाता है। कि फिशर का संशोधित समीकरण क्या था। तो फिशर का संशोधित समीकरण था M-V- प्लस MV इज इक्वल टू PT। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। P क्या है? इतने सारे लोग जुड़े हैं, सभी लोग एक एक करके बताइए कि इसमें
पी क्या है, एम क्या है, एम डैश क्या है, भी क्या है, टी क्या है, सब एक एक करके सभी लोग बताइए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, 4-5 टर्म आपको बताना है, सभी लोग बता दीजिए। जिनको नहीं पता है कॉपी पेन आप रख लीजिए अपने पास, और मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि फिशर का मूल समीकरण mb इज इक्वल टू पीटी है, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। फिर फिशर ने अपना संशोधित समीकरण बताया था m डैश b डैश प्लस mb इज इक्वल टू पीटी, जिसमें p को उन्होंने क्या बोला था, p को क्या बोला था, मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर। p क्या है, सामान्य मूल्य स्तर है, ठीक है। एम क्या है, एम प्रचलित मुद्रा है, प्रचलित मुद्रा, ये पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में, कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। एम डैश क्या होता है, एम डैश क्या होता है, साख मुद्रा की मात्रा, साख मुद्रा मात्रा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको भी पता होना चाहिए कि भी क्या होता है, तो मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग। उसके बाद आपको यहाँ पे भी डैश पता होना चाहिए, तो साख मुद्रा का चलन वेग, साख मुद्रा का चलन वेग, साख मुद्रा का चलन वेग। फिर आपको इसमें एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो है आपका टी। टी क्या है, टी है जिसे हम व्यापार की मात्रा बोल सकते हैं, या वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, या व्यापार की मात्रा, व्यापार की मात्रा, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोग इसको कर चुके होंगे। तो ये क्या पूछ रहा है कि विनिमय का, फिशर का विनिमय का समीकरण क्या है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सर जी ऑल ऑफ दिस, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, फिशर की पुस्तक का नाम क्या था, बताइए, फिशर की पुस्तक का नाम क्या था, कोई कमेंट करके बताएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए पढ़िए, थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए, क्योंकि अगर जो आपने फिशर के समीकरण को नहीं पढ़ा है, फिशर को नहीं समझा है, तो आप मान के चलिए कि आप मुद्रा की के कॉन्सेप्ट को आप समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है, तो मुद्रा का मान किसके व्युत्क्रम होता है, तो मूल्य के। आपको पता है ना कि अगर जो वस्तु, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कीमत में बढ़ने के कारण मुद्रा की मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं बार बार कि आज से 20 साल पहले 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते थे, 10 रुपए में 40 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन जब कीमत बढ़ गई गोलगप्पे की तो अब 10 रुपए में केवल और केवल 4 गोलगप्पे मिलते हैं। अर्थात आज से 20 साल पहले 10 रुपए में आप 40 गोलगप्पे खरीद सकते थे, लेकिन कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण अब 10 रुपए में केवल और केवल 4 ही गोलगप्पे खरीद पा रहे हैं। इसका सीधा सीधी मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधी मतलब ये हुआ कि कीमत बढ़ने के कारण मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का चयन करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का चयन करिए। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, और कोई। तो देखिए, एक स्थिति जब लोग सोचते हैं कि वे मुद्रास्फीति के समय अमीर हो रहे हैं तो उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है, ठीक है। तो मुद्रा भ्रम का मतलब क्या होता है, मुद्रा भ्रम का मतलब ये होता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे जो हमारी पिछली जनरेशन है वो हमसे कहती थी कि आजकल तुम लोगों का समय है, हमारे समय में तो अठन्नी चवन्नी चलती थी, हमारे पास इतना पैसा, हमारे आजकल के जो लड़के हैं वो 100 रुपए 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले या आज से 20 साल पहले अठन्नी चवन्नी में लोग रहते थे। तो वो लोग जो अठन्नी चवन्नी में जिए, वो आज के समय में ये कहते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा लोग अमीर हो गए। ऐसा नहीं है, उस समय 1 रुपए में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, लेकिन आज 100 रुपए में भी बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी और ये जो जनरेशन है ये बहुत ज्यादा अमीर है।
हाँ, ये बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी के तौर पे हम लोग सक्षम हैं, लेकिन ये हमें मौद्रिक भ्रम है, क्योंकि हमें जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो 1 रुपए में 4 गोलगप्पे खा लेती थी, लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो 10 रुपए में 4 गोलगप्पे खा रही है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारी पिछली जनरेशन गरीब थी और हम बड़े अमीर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? मुद्रा भ्रम क्यों उपस्थित होता है? मुद्रा भ्रम इसीलिए आता है क्योंकि जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई के कारण मुद्रा की वैल्यू में कमी आती है, मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, और ऐसा होने पे हमें लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसे यह एक भ्रम होता है, ये अमीरी का द्योतक नहीं होता है। और यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निरंतर स्तर अर्थव्यवस्था को गति देने में लाभदायक होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर जो आपको ये लगेगा कि आप अमीर हो रहे हैं तो आप वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, और जब मांग को बढ़ाएंगे तो पूर्ति में भी वृद्धि होगा। मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि मुद्रा स्टॉक में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर व्यय होती है, निम्नलिखित में से ये किस सिद्धांत की मान्यता है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। भगवंती जी, रिंकू जी, संजय कुमार जी, नैना यादव जी, इंदु मिश्रा जी, रंजू जी, सवरमीत जी, सुनीता गुप्ता जी, नौशाद अली जी, शुभांकर कश्यप जी, मधुबाला जी, सुनीता गुप्ता जी, शुभांकर कश्यप जी, रोशनी जी, नैना यादव जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्यों है भाई? सभी लोग लाइक शेयर करिए, इजी सी बात है। ये बोल रहे हैं ना मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा परिमाण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो मुद्रा की स्टॉक में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर व्यय होती है, ये बात कहाँ पे कही गई? मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के अंतर्गत। और मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत दिया गया सॉरी, वो डेविन जेट्टी के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? डेविन जेट्टी के द्वारा दिया गया था। ये बार बार प्रश्न आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। बाद में चल के एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मिल, और सबसे ज्यादा इसे जो फेमस किया वो किसने किया? फीसर ने किया था। फीसर ने विकसित किसने कर दिया? फीसर ने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रापूर्ति में परिवर्तन से क्या होगा? परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रापूर्ति में जब परिवर्तन होगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली आपको ये बताना है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अभी तो हमने बताया कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये बात किसने कही थी? मुद्रा वह धुरी है जिस पे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर, तो ध्यान रखिएगा ये एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के दृष्टिकोण से। तो मुद्रा वह धुरी है जिसपे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये बात जो कही गई थी वो मार्शल के द्वारा कही गई थी, ठीक है। अर्थात मुद्रा वह धुरी है जिसपे अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, अर्थात अर्थशास्त्र
मुद्रा के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। ये बात मार्शल के द्वारा कही गई थी। अगला कि मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है। मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है, ये प्रश्न मैंने बहुत बार कराया है कि नहीं कराया है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बहुत बार कराया है। कोई गलत करेगा? कोई गलत तो नहीं करेगा? ठीक है, चलिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सभी प्रचलन मुद्राएं मुद्रा होती है, जैसे नोट और सिक्के ये प्रचलन में है तो इसे मुद्रा हम कहेंगे, लेकिन सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं होती है, जैसे एसडीआर हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि नगद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अभी कई सारे प्रश्न बचे हुए हैं। नगद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच है। ऑप्शन नंबर नगद शेष उपागम किसने दिया था? अब बताइए मुझे कमेंट करके आप लोग कि ये थियरी किसने दी थी। नगद शेष उपागम की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो नगद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग लेन देन के कारण नहीं बल्कि मूल्य के संचय के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो ध्यान से सुन लीजिए कि नगद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग लेन देन के कारण नहीं बल्कि मूल्य संचय के कारण उत्पन्न होती है। और इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? लाक ने और पेटी ने। ठीक है, बाद में रॉबर्टसन, मार्शल, पीगू आदि ने इसे क्या किया था? विकसित किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं एक के बराबर सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और इनकी जो मान्यता है वो मान्यता क्या है कि कीमत स्तर के द्वारा क्रय शक्ति का निर्धारण किया जा सकता है। मुद्रा की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मुद्रा की मांग वास्तविक वस्तु के ग्रहण करने की क्षमता के कारण होता है और मुद्रा एक वैधानिक दस्तावेज है। सो अब इसका भी मान्यता थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। ये स्टेटमेंट कहां पे दिया गया? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो ये भी आसान सा प्रश्न है यार। मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के अंतर्गत ये फिशर साहब ने बताया था ये बात कि बहुत ज्यादा मुद्रा अर्थात जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो इससे क्या होता है कि कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। और जब कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। अर्थात कुछ वस्तुओं को, थोड़ी सी वस्तु को खरीदने के लिए आपको ज्यादा मुद्रा देनी पड़ती है। अर्थात बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है? खूबसूरत सा प्रश्न है। अब अगर जो किन्स साहब की बात करते हैं तो किन्स साहब ने अनैच्छिक बेरोजगारी की बात की थी। अब फिर वही इसकी पूरा इतिहास, भूगोल भी याद आना चाहिए उसका, इकोनॉमिक्स का। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री याद आने चाहिए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं है। फिर जब किन्स साहब आएंगे तो किन्स साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, कैसे आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति नहीं है? लाखों श्रमिक ऐसे हैं जो प्रचलित मजदूरी दर से कम कीमत पे कार्य कर रहे हैं, या लाखों श्रमिक ऐसे भी हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है? सो ऑप्शन नंबर बताइए किसने कहा था भाई? तो जितने लोग भी
पेटी निकन की बात बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि किन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है? डी, पेटी निकन की, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा निर्धारित होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है भाई? अब जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा बताइए? ऑप्शन नंबर सी बोलिए सभी लोग धीरे धीरे करके। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? सब सी बोल रहे ना? सी वालों के लिए थोड़ा एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। सी जीते हैं सब महानुभाव है, सी वाले सब महानुभाव है, ठीक है। तो देखिए जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ठीक है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। ए और बी में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा जो है वो क्या कार्य करती है? तो मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? कमेंट करके बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुद्रा की मांग स्थिर है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी कि मुद्रा की मांग स्थिर है? तो फ्रीडमैन के द्वारा कही गई थी ना? फ्रीडमैन साहब हैं, हाँ 4 नंबर पे, ठीक है। जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता वरीयता की बात किसने की थी? तो ये किया था जेम्स टोबिन के द्वारा। बहुत लोग इसको किन्स मान लेते हैं। ये देखिए, ये जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता वरीयता की बात कर रहा है। और इन्वेंट्री अर्थात माल सूची सैद्धांतिक उपागम की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये बॉमेल साहब से संबंधित है। और कोई पोर्टफोलियो विविधता नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? ये किन्स से संबंधित है। अब इसके लिए अगर जो थियरी पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे आप। अगला कि किन्स के अनुसार व्यक्ति या तो नगद या समस्त बांड रखते हैं। कारण दिया गया है क्योंकि उनके अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग अनिश्चितता के साथ संबंधित है। चलिए थोड़ा आराम से करिए। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। रोज हमारी क्लास होती है शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। तो अगर जो आप पुराने स्टूडेंट हैं या नए स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोलेंगे, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि देखिए किन्स ने, अब देखिए किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने कहा था कि मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। तो ऐसी स्थिति में कारण का कहीं सही होने का कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। तो जितने लोग भी ए सही है परंतु आर सही नहीं है बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कर दीजिए भाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कर दीजिए।
बताइए। ऑप्शन मुद्रा वेग इसके निर्धारकों का स्थिर फलन है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी मौद्रिकवादियों के अनुसार। ठीक है, मुद्रा वेग इसके निर्धारकों का अस्थिर फलन है। तो अस्थिर फलन किसने कहा था? कीन्स ने कहा था। मुद्रा वेग अस्थाई फलन होता है और यह आय या ब्याज दरों पर निर्भर करता है, क्लास पर निर्भर नहीं करता है, क्लासिकल अर्थ। ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसको मार्क कर लीजिएगा, मैं देखता हूं उसको करवाऊंगा फिर दोबारा। ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप में जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे करके बेहतर हो जाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ वन टाइम आपकी फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं, डायरेक्ट वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश वर्ग 1, मध्य प्रदेश वर्ग 2, मध्य प्रदेश वर्ग 3, मध्य प्रदेश सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी++B, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए, नमस्कार।